हेलो बच्चों, वेलकम टू माइस डॉक्टरा। तो माइस के नए चैनल डॉक्टरा पे आप सभी का स्वागत है। और इस डॉक्टरा चैनल को बनाया गया था बच्चों नीट के लिए, आप सभी जानते हैं। तो आइए शुरू कर रहे हैं हम इस नीट के सीरीज में अपना पहला लेक्चर फाइनली आ गया है। और पहला लेक्चर क्या है हमारा? मोशन इन 1D। तो मोशन इन 1D यानी काइनेमेटिक्स के हम पहले पार्ट को, वन डायमेंशनल मोशन को आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मोशन। मतलब बहुत सारी बेसिक चीज़ों को हम जानेंगे समझेंगे, और फिर उनमें नीट में जो सवाल आ सकते हैं या आ चुके हैं वैसे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहता है नॉर्मली कि हम पहले टॉपिक को पढ़ते हैं और फिर उस पर जो सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में भर के कर लेते हैं, ताकि जब एग्जाम में बैठे तो एक भी सवाल ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये तो मैंने देखा ही नहीं था। ठीक है बच्चों, चलिए रेलिवेंट सवालों के साथ शुरू कर रहे हैं हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिरकार मोशन किसे कहते हैं और रेस्ट किसे कहते हैं। तो रेस्ट एंड मोशन क्या है, आप लोग नोट्स मेरे साथ साथ बना सकते हैं, इसलिए मैं हैंड रिटन लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को भी लिखने के लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए टाइम के साथ अगर मैं 5 सेकंड पहले भी यहीं पे हूँ और अगले 5 सेकंड बाद भी मैं यहीं पे मिलूंगा, यानी कि मैं अभी इस टाइम फ्रेम में क्या हूँ? रेस्ट पे हूँ। लेकिन मान लीजिए मैं टाइम के साथ साथ मैं अभी यहाँ पे हूँ, फिर 2 सेकंड बाद मैं यहाँ पे आ गया, तो मेरा जो पोजीशन है क्या होगा? चेंज हो गया ना। मेरी पोजीशन पहले यहाँ पे थी, अब 2 सेकंड बाद मेरी पोजीशन यहाँ पे हो गई। तो जब पोजीशन चेंज होती है इसको क्या कहते हैं? इसी को मोशन कहते हैं बेटा। कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और एक और चीज़ ये भी डिपेंड करता है कि मुझे देख कौन रहा है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी और टाइम के रिस्पेक्ट में भी। अगर किसी का पोजीशन चेंज हो रहा है उसे कहेंगे कि वो बॉडी मोशन कर रहा है या मोशन में है। अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है। क्लियर बेटा? तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। हम मोशन क्या है सबसे पहले देखते हैं। देखिए, if position of an object changes with respect to time and observer, then the body is said to be in motion. Then the body is, या object is, then the object is said to be। एक ही कॉन्सेप्ट को बेटा मेरे साथ दिमाग में बैठाते हुए चलिए। तो हमने ये समझ लिया कि मोशन क्या होता है बहुत ही अच्छे तरीके से। फिजिक्स में बच्चे कंफ्यूजन पैदा नहीं करना, इससे फिजिक्स से नफरत हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से सेट करते हुए कॉन्सेप्ट को एक ही बारीकी से चलिए। जो समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट में आप डालिए कि सर ये डाउट है मेरा, या एक बार दोबारा से प्ले करके देखिए थोड़ा सा पीछे जाके। ठीक है, आई होप कि सारे आपके डाउट्स मेरे लेक्चर को पूरा देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे सवालों को सॉल्व करने के साथ साथ। आइए अब हम देख रहे हैं कि रेस्ट किसे कहते हैं। देखिए, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है उसको रेस्ट कहते हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या लिखेंगे? इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज with respect to time, then the object is said to be at rest। देखिए, मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ तो इससे आपको और अच्छा टाइम मिल रहा होगा एक एक चीज़ों को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए, जो रेस्ट और मोशन है ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं होते हैं, ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं नहीं कह सकता हूँ पूरी तरीके से कि आई एम एट रेस्ट। मैं क्या पता आपके अकॉर्डिंग रेस्ट पे हूँ, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं कि पवन सर का जो पोजीशन है वो पिछले 10 सेकंड में यहीं पे है, नहीं चेंज हो रहा है, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। बट अगर मेरे को कोई और दूसरे प्लेनेट से देखे तो वो तो मुझे दिखेगा धरती पे हूँ मैं, और पृथ्वी तो सन के अराउंड घूम रही है।
तो मैं भी तो उसे घूमता हुआ दिखाई दूंगा। तो कोई बंदा जो दूसरे प्लेनेट पे है उसके अकॉर्डिंग तो मैं मोशन में हुआ, बट आपके अकॉर्डिंग रेस्ट पे हूँ। यानी जो रेस्ट और मोशन है ये डिपेंड करता है कि नज़रिया कौन है, यानी कि कौन देख रहा है और कहाँ से देख रहा है। यानी कि कौन देख रहा है, कौन देख रहा है और कहाँ से देख रहा है, कहाँ से देख रहा है। इन दो चीजों पे बेटा डिपेंड करता है क्या, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है कि किसी बॉडी को हम मोशन में कहेंगे या कि रेस्ट में कहेंगे। क्लियर? तो चलिए यही हम पढ़ते हैं, आगे लिखेंगे हम। रेस्ट एंड मोशन आर, रेस्ट एंड, इसमें पहला पॉइंट क्या लिखने वाले हैं हम, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। इसका मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए अच्छे से। अब हम एब्सोल्यूट नहीं तो क्या है, रिलेटिव है, यानी कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, वही जो मैंने एग्जांपल दिया कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग रेस्ट पे है, बट किसी तीसरे ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वो मोशन में भी हो सकता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अ पर्सन, इसके अंदर अ पर्सन सिटिंग और वो बैठ के मतलब ट्रैवल कर रहा है, मतलब उसकी बस चल रही है, सिटिंग एंड ट्रैवलिंग इन द बस कैन बी क्या इज लिखते हैं, इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर्स, मतलब उसके साथ जो पैसेंजर बैठे हैं उनके रिस्पेक्ट में क्या है, वो रेस्ट पे है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे सामने वाला पैसेंजर भी यहाँ पे बैठा है मेरी तरफ मुंह करके बस में, तो हम दोनों क्या है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो जो सामने वाला पैसेंजर है वो क्या है, रेस्ट पे है। तो ये लिख रहा हूँ मैं, अ पर्सन सिटिंग एंड ट्रेवलिंग इन द बस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर, बट एट द सेम टाइम बस चल रही है, तो बस के अंदर लोग भी चल रहे हैं, बस के अंदर लोग भी चल रहे हैं बस के साथ। तो अगर कोई बाहर से देखेगा तो वही आदमी जो एक अंदर अपने फेलो पैसेंजर के अकॉर्डिंग रेस्ट पे दिखाई दे रहा था, बाहर से बस स्टैंड पे या रोड पे कोई खड़ा होकर देखेगा तो उसे वो बंदा मोशन में दिखाई देगा, क्योंकि बस में बैठ के चला गया ना, यानी पोजीशन उसकी चेंज हो गई। तो क्या लिखेंगे, बट एट द सेम टाइम that person may be in motion with respect to some other observer standing on the roadside, on the road, और बस स्टैंड। ठीक है बेटा, तो ये किसका एग्जांपल रहा हमारा कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव है, यानी कि एक ही आदमी किसी एक ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग रेस्ट पे हो सकता है और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग मोशन में भी हो सकता है। यही बात मैं आपको कहना चाहता। चलिए आगे चलते हैं। अब इस रेस्ट और मोशन को आगे चलते हैं तो इसमें हम देखें कि मोशन होती है तो पोजीशन चेंज होती है। अब चेंज इन पोजीशन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। तो इन्हें देखते हैं हम बारी बारी से। सबसे पहले हम देख रहे हैं डिस्टेंस क्या है। ठीक है, जो डिस्टेंस है ना, ये होता है कि सच्ची मुच्ची में कोई पार्टिकल कितना चला एक्चुअल में। क्या लिखेंगे, सच्ची मुच्ची में कोई पार्टिकल कितना चला है, यानी सच्ची मुच्ची में
कोई पार्टिकल कितना चला है, मतलब कि मान लीजिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने स्कूल, ठीक। तो मैं स्कूल जाने से पहले मैं गया मॉल, ठीक। मॉल से मैंने कुछ ख़रीदा, फिर मॉल से गया मैं अपने एक फ्रेंड के घर, फिर मैं तब स्कूल गया। तो मैं एक्चुअली में स्कूल तो मेरा था 5 किलोमीटर ही, बट मैं मॉल गया, फालतू के इधर उधर घूमा, तो ये घूमने में मैंने जो डिस्टेंस कवर किया वो भी तो जुड़ रहा है ना। यानी कि एक्चुअल में मैं जितना चला हूँ उसी को तो मैं क्या बोलूँगा, डिस्टेंस बोलूँगा। यानी इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस है, ये आपका गाड़ी का जो मीटर में दिखाई देता है ना कितना डिस्टेंस कवर किया, वो क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो क्या वो कभी नेगेटिव में बता सकता है, नहीं ना, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या लिखेंगे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, जो डिस्टेंस है इसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होता है, यानी ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ना ही ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो क्या लिखेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस कैसे निकालना है, नॉर्मल ऐड कर देना है जितना भी वो दूरी तय किया, बस और कुछ नहीं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो आइए डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं हम। देखिए अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि पार्टिकल एक्चुअली में जितना चला है वो हमें नहीं देखना, हमें बस ये देखना है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है। तो क्या लिखेंगे हम, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ठीक है। यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रास्ता रूट 1 मार लीजिए इसको, एक और रास्ता ये है रूट 2 और एक और रास्ता ये है रूट 3। तो जो R3 है, रूट 3 है, ये क्या है, सबसे छोटा है। क्या बेटा, सबसे छोटा डिस्टेंस है। यानी कि जो सबसे छोटा वाला पाथ होगा, सबसे छोटा वाला पाथ किसी भी दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटा पाथ क्या हो सकता है, उन दोनों के बीच की सबसे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, यहाँ पे R3 है। तो सबसे छोटे वाले डिस्टेंस को या पाथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर होता है, मतलब यहाँ से मैं स्पेसिफिकली कह सकता हूँ कि यहाँ से इस दिशा में बी है, ठीक है, यहाँ से राइट साइड में बी है, ऐसे कह सकता हूँ। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट आल्सो फॉलोज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। और क्या कह सकते हैं, जो भी क्वांटिटी वेक्टर होती है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इन क्या लिखेंगे, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर बच्चे। अब चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम डिस्प्लेसमेंट के थोड़े एक फॉर्मूले देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिया हो, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हो कुछ ऐसे x, y, x1, y1 और z1, ये कोई पॉइंट P का दिया हो और कोई पॉइंट Q है जहाँ का कोऑर्डिनेट दिया है मुझे x2, y2 और z2। अब इनके बीच में मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसका जो फॉर्मूला है कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो सीख रहे हैं हम। देखिए
तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, बिल्कुल डायरेक्शन आप खुद से निकाल सकते हैं, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर। यहाँ पे डेल एक्स का मतलब क्या था बेटा, x2 माइनस x1। डेल y का मतलब क्या था, y2 माइनस y1। डेल z का मतलब क्या था, z2 माइनस z1। क्लियर? इस पे आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, अभी हम सवाल करेंगे भी इस पे, तो और बेटर तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। चलिए आगे सवालों पे आते हैं अब हम, क्योंकि बेसिक सा लेक्चर है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम इतना ही देखेंगे। अब इस पे जो भी सवाल बन सकते हैं आपके परीक्षा में, नीट में, वो हम देखने वाले हैं। A man walks 30 meter towards north, then 20 meter towards east and 32 meter towards southwest. The displacement from the origin is। ये क्वेश्चन गलती से तो चलिए अब क्वेश्चंस देख रहे हैं हम। जो भी हमने पढ़ा अभी तक बहुत छोटा सा ही टॉपिक था, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा ये, तो इस पे जो भी सवाल बन सकते हैं नीट में वो हम डील करेंगे अभी। एक सबसे पहला सवाल है, बॉडी मूव्स अलोंग द कर्व्ड पाथ ऑफ अ क्वार्टर सर्कल एंड कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे कर्व पाथ यानी कि अगर ये एक सर्कल है तो इसका क्वार्टर सर्कल कुछ ये हो जाएगा, मिटा देते हैं बाकी बच्चे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वार्टर सर्कल। मान लो यहां से ए से बी सिर्फ कर्व पार्ट में मूव किए कोई बॉडी, तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है हमसे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, पूरे सर्कल के लिए 2 पाई आर होता है, और क्वार्टर सर्कल के लिए इसको हम डिवाइड बाई 4 कर देंगे, यानी कि पाई आर बाई 2 होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आ गया यहाँ पे, डिस्टेंस यानी एक्चुअल में जो ट्रेवल किया इसने, डिस्टेंस आ गया पाई आर बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे सबसे स्ट्रेट लाइन जो खींचेंगे हम ए और बी के बीच में ये होगी, और ये भी आर है, आपको पता है ये भी आर है, क्योंकि ये सर्कल का ही तो रेडियस था। अब यहाँ पे जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस वाली लाइन की वैल्यू निकालेंगे, इसकी लेंथ की, तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर यानी कि r रूट 2। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, r रूट 2। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है हमें, तो क्या मिल जाएगा हमें, r से r कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिल गया, पाई अपॉन में 2 रूट 2। पाई की वैल्यू 22/7, और नीचे ऑलरेडी है 2 रूट 2, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 7 रूट 2, यानी कि 11 is to 7 रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में, आई होप। एक बार और आप देख लीजिए, नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला सवाल लेते हैं हम। देखिए, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 0, द डिस्टेंस कवर्ड इज मस्ट बी 0, मे और मे नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0, डिपेंड अपॉन द पॉइंट। कह रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल का 0 है, डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल का 0 है, तो डिस्टेंस पे क्या कह सकते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि मे और मे नॉट बी 0। ठीक है बच्चे, अच्छा हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने मोशन यहां से स्टार्ट किया, मैं यहां गया पूरा घूम घूम के, फिर वापस यहीं पे आ गया, तो इस केस में डिस्टेंस तो 0 नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, कैसे होगा, मान लीजिए ये ओरिजिन है मेरा यहाँ पे, और ये है +10, और ये है +20, और ये है +30। ठीक है, अब यहां से कोई पार्टिकल अगर मोशन स्टार्ट करता है ओरिजिन से और +30 तक जाता है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। क्लियर, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, सबसे छोटी बात। क्लियर, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही +30 मीटर होंगे। बट यही मैं अगर थोड़ा सा गेम चेंज कर दूं, टर्न करके यहाँ पे आ गया, ये हो गया टर्निंग पॉइंट, ये हो गया टर्निंग पॉइंट,
यहां तक आ गया ये पार्टिकल ओरिजिन से +20 पे। अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ गया +20 और डिस्टेंस कितना आ गया 30 और फिर 10 इधर वापस आया, यानी डिस्टेंस कितना आ गया 40। अब एक और चीज अगर हम देखेंगे कि मान लो ये पार्टिकल यहां तक नहीं और यहां तक आ जाए अगर -10 तक, तो अब जो डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है और इनके बीच की ओरिजिन यहां से स्टार्ट किया था और यहां तक फाइनली आया है, तो इनके बीच का जो नेट दूरी है वो कितना है -10 हो गया ना, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या आएगा 30 गया और फिर 30 आया, यानी कि 60 एंड +10 भी तो चला है इधर, इस डिस्टेंस में तो माइनस नेगेटिव नहीं देखना है, तो यानी कि डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरा 70। तो एक बात आप नोट करके लिख लीजिए, जो डिस्टेंस है बेटा ये हमेशा बड़ी होगी या तो कभी कभी इक्वल भी हो सकती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। एंड एक और चीज, फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट टर्निंग की बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों पे वापस आते हैं। अब इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज 0 डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्टेंस 0 है, अगर मैं कहीं चला ही नहीं हूं तभी तो मेरा डिस्टेंस 0 है, मैं इसी पॉइंट पे खड़ा हूं तो डिस्प्लेसमेंट भी तो ऑब्वियस सी बात है 0 होगा, यानी कि मस्ट भी 0। यहां पे मे और मे नॉट भी करेंगे, फिर आपके 4 नंबर माइनस, सॉरी 1 नंबर माइनस लेंगे, 4 नंबर तो चले ही जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। The location of a particle is changed. What can we say about the displacement and distance covered by the particle? यानी कि अगर लोकेशन एक पार्टिकल का चेंज हो रहा है, यानी कि यहां से उठा के इसको कहीं और रख दिया, तभी तो लोकेशन चेंज हो रहा है। अगर सेम वो लोकेशन पे आ गया, मान लो घूम के और फिर वहीं पे आ गया वापस, इसी केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, यही ध्यान देने वाला पॉइंट है यहाँ पे। लोकेशन जब चेंज ही हो गया है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा नहीं, है कि नहीं। तो अब देखिए बोथ कैन नॉट बी 0, बहुत बढ़िया बात, ये सही है। 1 नहीं, एक भी 0 नहीं हो सकता भाई, कोई भी 0 नहीं होगा, क्लियर। 1 इफ 1 इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी केस हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r in 20 seconds, what will be his displacement at the end of the 2 minute 20 seconds। देखिए एक एथलीट है जो कि एक राउंड 20 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, एक एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक का जिसका रेडियस है कितना, तो रेडियस r गिवन रेडियस है, क्लियर। एक राउंड पूरा कर रहा है वो 20 सेकंड में, तो टोटल वो 2 मिनट 20 सेकंड कर रहा है, यानी कि 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड और यानी कि 140 सेकंड, यानी कि अगर 20 सेकंड में इतना है तो टोटल वो 7 राउंड्स कर पाएगा, क्लियर। टोटल वो 7 राउंड्स मार पाएगा पूरा। तो 7 राउंड में मान लीजिए यहां से वो चला था तो 7 राउंड कंप्लीट किया है ना, कोई आधा राउंड तो हो नहीं रहा है, तो 7 राउंड में एक ऐसा भी सवाल है आपके एनसीईआरटी में शायद जिसमें वो 7.5 राउंड ही पूरा करता है, तो उसके लिए अलग हम मतलब मेथड लगाएंगे। बट ये वाला ये है कि इसमें कंप्लीट 7 राउंड्स मार है, कोई हाफ राउंड नहीं है, तो कंप्लीटली फाइनली जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वो आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। चलिए the displacement x of a particle, ये बहुत अच्छा सवाल है। The displacement x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to time t by the equation t equals to root x plus 3 where x is in meter, and what is the displacement of the particle from t equals to 0 to t equals to 6 सेकंड। ये थोड़ा अच्छा सवाल है बट बहुत आसान है, मैं कराऊंगा, बहुत आसान समझोगे। देखिए कैसे करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ये मुझे इक्वेशन दी है, यहाँ पे x क्या डिस्टेंस है और t क्या टाइम है, तो क्या मैं x के फॉर्म में ला दूं, फिर मैं t की वो वैल्यू पुट कर लूंगा जिसपे मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं। तो अगर मैं रूट x को इधर लाऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा ये t माइनस 3, यानी कि अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो व्हाट वी विल गेट हियर x इक्वल्स टू, यहाँ पे t माइनस 3 है, यानी कि
पूरे को स्क्वायर करेंगे ना, बोथ साइड का मतलब ये होता है, यानी टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर नहीं करता, गलत हो जाएगा बेटा। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू टी इंटू 3 यानी 6t प्लस टी प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे, बी क्या है यहाँ पे 3 है यानी कि 9। अब ये मुझे मिल चुका है x की वैल्यू। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है 6 सेकेंड और 0 सेकेंड के बीच का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x एट t इक्वल्स टू 6 माइनस x एट t इक्वल्स टू 0। तो जब 6 सेकेंड यानी t की जगह पे मैं 6 पुट करता हूं तो क्या आता है, 6 पुट करता हूं अगर t की जगह पे, तो टी स्क्वायर इन 36, 6 इंटू 6 अगेन 36 प्लस 9, तो क्या आता है 9 आता है। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 9। जब मैं टी की जगह पे 0 पुट करता हूं, जब टी की जगह 0 पुट करता हूं तो क्या आता है 0 और 6 इंटू 0 यानी 0 और प्लस 9, तब भी क्या आता है 9 आता है, यानी कि 9 माइनस 9 जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ जाएगा 0। बहुत अच्छा सवाल था, आई होप आप बहुत आसानी से इसको कर ले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अभी एक और सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है। अ पार्टिकल मूव्स along a path ABCD as shown in the figure, the magnitude of the displacement of the particle from A to D, यानी A से D तक एक पार्टिकल मूव कर रहा है, कौन से पाथ से, A B C D होकर। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, बहुत सिंपल है, आपको देख के लग रहा है टफ है, बट बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट पे यही सब सवाल बन सकते हैं बेटा नीट में, इससे ऊपर नहीं बनेगा। अब देखिए क्या है, हमें A से D तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो सबसे सीधी लाइन अगेन बच्चे ये वाली होगी, तो इसका आधा तो मुझे पता ही है, ये 5 मीटर है और मुझे यही तो निकालना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये 5√2 है, ये भी 5√2 है। तो अगर मैं बी डी निकालना चाहता हूँ, मुझे ए डी निकालना है। ए डी क्या है, ए बी प्लस बी डी है। यहाँ पे ए बी का वैल्यू मुझे पता है 5 मीटर और मुझे बस बी डी चाहिए। तो बी डी कैसे निकालेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम में बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू भी और सी डी की वैल्यू भी दोनों ही सेम है, यानी 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करते हैं तो 5 जा 25, 2 जा 50, ये भी सेम 50 यानी कि √100 यानी कि 10, यानी कि 5 + 10 मीटर इक्वल्स टू 15 मीटर। बहुत ही सिंपल सवाल था, ऐसे ही आपको फरक्टेदार स्पीड से सवाल सॉल्व करते रहना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आई थिंक मेरे पास सवाल का पिटारा खत्म हो चुका है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। लेक्चर बहुत ही छोटा था, क्यूट सा था, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट थे वो बहुत कम थे और पहला लेक्चर था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इन सब के सवालों के साथ और कंसेप्ट के साथ। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद।